हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द लेक्चर नंबर 5 ऑफ वेव क्लास 11 सुपरपोजिशन ऑफ वेव आज हम पढ़ेंगे। मेरा नाम है आकाश और आप हैं हमारे प्यारे से चैनल क्रैकअप पे। और कुछ दिन से यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 तक ही हमारा कंटिन्यू था। उसके बाद मैंने 12th क्लास की लेक्चर्स शुरुआत की थी, उस पर एटम न्यूक्लियस ख़त्म किया था और फिर से जब वो सब खत्म हो गया मैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ आ गया हूँ। सुपरपोजिशन ऑफ वेव आज स्टार्ट कर रहे हैं। एंजॉय करिए, पढ़िए सही से और कॉन्सेप्ट को मजबूत रखिए, यही सोच है हम सबकी, आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है। पहले हमने वेव की जो हमने पढ़ा था अभी तक, वेव क्या होता है। वेव में हमने अभी तक स्पीड ऑफ साउंड वेव पढ़ा, स्पीड ऑफ यहाँ पे हमने सॉलिड पढ़ा, स्पीड ऑफ वेव इन सॉलिड। अब यहाँ पे सुपरपोजिशन हमें स्टार्ट करनी है। सुपरपोजिशन में क्या होता है हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि आखिर इसको थोड़े रिप्रेजेंटेशन की तरह समझते हैं किस तरीके से। मान लेते हैं कि ये हमारी एक वेव का एक पल्स है। पल्स मीन्स आप समझते हैं ना, वेव का एक छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया। मतलब वेव आप जानते ही हैं कि इस तरीके से हमारी ऐसे ऐसे चलती चली जाती है, लेकिन ये वेव का एक टुकड़ा हमने ले लिया मान लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पे वेव की एक पल्स को हमने लिया, ठीक। और एट ए सेम टाइम क्या आप मानते हैं, मान लेते हैं हम इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की तरफ भी चलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पल्स आगे 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 चलता चला जाएगा ना, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ, आगे मान लेते हैं कि कोई सॉलिड ऑब्स्टेकल है उसके सामने और फिर इसने ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये वेव जो हमारी रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ इस तरीके से वापस आने लगी। समझ में आ रहा है आपको। पहले अभी आप ये कंडीशन समझिए, सुपरपोजिशन को समझेंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, इसको समझते हैं। ठीक है, अब ये वापस आ रहा है। अच्छा, ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही वेव, यहाँ पे मानते हैं ये वेव आगे चली गई फिर ये लौट रही है, फिर उसका वेव बार बार हम मानते हैं झटका देते हैं, इसको बार बार मूव कराते हैं, अपने वेव बनाते हैं। तो एक समय पे ऐसा होगा कि ये वेव और ये वेव अलग अलग हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये वेव तो चलिए ठीक है, यहाँ पे आके लौट गई, लेकिन फिर इसके बाद एक और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ना, तो ये एक अलग वेव, इसको आप दूसरी वेव मानिए। ये आपकी फर्स्ट वेव है, ठीक, ये आपकी सेकेंड वेव है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है आप देख रहे हैं किस तरफ जा रही है। और यहाँ पे जो हमारा जो आप जान रहे हैं इसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। कुछ टाइम बाद मान लेते हैं t=0 पे ये कंडीशन आपके पास दी हुई है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये जो हमारी वेव है और ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आके दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगी। समझते हैं, आफ्टर सम टाइम छोटी छोटी चीज़ें हम लिखते चलते हैं, फिर समझेंगे सुपरपोजिशन क्या होता है। आफ्टर सम टाइम देयर इज अ पॉइंट where these two waves are overlapped। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक पॉइंट पे ये दोनों ही वेव आके ओवरलैप हो जाएंगी। समझते हैं बात को। अच्छा, जब ओवरलैप होंगी तो अच्छा हम समझते किस तरीके से हैं। ये जो वेव हमारी जाएगी, ये आगे जाएगी इस तरीके से, पल्स हमारा आगे चलता चला जाएगा। मान लेते हैं कि ये कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी और फिर नीचे से भी कुछ इस तरीके से ये हमारी वेव ऐसे ही तो बनेगी ना। अच्छा, इसकी क्या टेंडेंसी रहेगी, इसको आप भूल जाइए। इसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि हम वेव को क्या करें, ऊपर लाए ना, क्योंकि ये चाहेगा कि चलिए ये जो वेव हमारी आ रही है ये डाउनवर्ड चली जाए। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये जो वेव चाहेगी, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डाउनवर्ड जा रही है, और ये भी चाहेगी जब ये वेव आगे आएगी इस पॉइंट पे, तो ये चाहेगी कि ये वाली जो वेव है, मतलब जो सेकंड वेव है, वो चाहेगी कि फर्स्ट वेव मेरा डाउनवर्ड मूव करने लगे। लेकिन जो फर्स्ट वेव जब आके इस पॉइंट में मिलेगा तो वो चाहेगा कि ऊपर की तरफ चले, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव करे। जो पल्स हमारा डिस्प्लेसमेंट करे वो वेव, वो क्या करे, ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करे। समझ में आ रहा है आपको चीज़। यहाँ पे मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है यहाँ पे कि आपको ये समझना है कि दोनों ही वेव, दोनों ही जो पल्स हैं वो चाहेंगे कि मेरी तरह, जिस तरह से वो आ रही हैं उसी तरह से दूसरी वेव भी उनके हिसाब से बदल जाए, उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। ठीक है, दोनों की टेंडेंसी यही रहेगी, हम मानते हैं, समझते हैं। यहाँ मान लेते हैं यही मेरा पॉइंट था, जो फर्स्ट वेव थी, ठीक, वो चाहेगी कि हमारा पॉइंट ऊपर, जो सेकंड वेव आएगी उसके लिए क्या हो, वो सेकंड वेव ऊपर जाए। लेकिन सेकंड वेव जो आ रही है वो क्या चाहेगी कि फर्स्ट वेव नीचे जाए। दोनों की टेंडेंसी अलग। अब वेव जाए कहाँ, इसी चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक
प्रिंसिपल आई जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये वेव हमारी उठेगी, इसका मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट करेगी, और ये जो वेव नीचे ले जाएगी, वो जो टेंडेंसी कर रही फोर्स अपने अंदर से जो डिस्प्लेसमेंट ला रही है, वो ये जला रही, ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट करेगी। दोनों में जो टर्म आ रहा है डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जो दोनों ही वेव हैं, द टू वेव्स वांट टू बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चाहती है इस पॉइंट पे आके। इसीलिए एक प्रिंसिपल आया जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, ठीक है, व्हेन टू वेव्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, ठीक है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट equals to the sum of these two waves। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अभी चलते हैं इसको आगे और अच्छे तरीके से समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ें और जानने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 2 वेव के लिए कंडीशन हो, 3 वेव हो सकती हैं, 4 वेव हो सकती हैं, कई सारी वेव्स हो सकती हैं, 2 और मोर वेव्स जितनी भी हो, लेकिन 2 वेव्स तो होंगी ना, क्योंकि उन्हीं पे तो हमारी ओवरलैपिंग होगी। 2 और मोर वेव्स, कुछ भी कितनी भी वेव्स हो सकती हैं, उन सबके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। बस क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा सबको सम करेंगे, सारे जितने भी डिस्प्लेसमेंट लग रही होगी उन सबको ऐड कर लेंगे, और फिर हम जितना वैल्यू हमारी आएगी वो पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, इस हिसाब से हम पता चल पाएगा कि किस तरफ आखिर वो उसके बाद वो वेव आगे चलेगी। इसको समझते हैं आगे, फिर समझते हैं अच्छे तरीके। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट में पता है किससे डिनोट होता है, वाई से होता है ना। सो वाई नेट जो हमारा होगा वो क्या होगा, y1 प्लस y2, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए y नेट इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ v1 प्लस वेक्टर ऑफ v2 होता है। एक बार फिर से वो वेव हम बनाते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिनोशन की थी, और ये कुछ हमारी वेव थी, ये हमारी वेव इस तरफ जा रही थी, फर्स्ट वेव हमारी पॉजिटिव एक्स में जा रही थी, और सेकंड वेव जो थी हमारी निगेटिव डायरेक्शन में जा रही थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक हमारी वेव हो सकती है, इस तरह से भी जा सकती है वेव्स। लेकिन इनमें फर्क क्या होता है कि इनका फेज अलग होता है, समझ रहे ना। अगर फेज सेम हो जाएगी, फाई जो होगा अगर सेम हो जाएगा, यहाँ पे फाई अगर मान लेते हैं सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी कि ये जो दोनों ही वेव्स हैं, ये इनमें कोई नेट डिस्प्लेसमेंट लगने ही नहीं वाला, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होके ही चलती चली जाएगी। फेज में डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, इस फेज को समझना हो। अगर आपको फेज में दिक्कत क्या हो, मानते हैं ये हमारी एक वेव है, ठीक है, ये कुछ हमारी वेव जा रही है, ठीक है, इस तरीके से मानते हैं। फेज हम क्या समझते हैं, फेज का मतलब होता है कि अगर कोई वेव अगर सेम फेज में है, तो इसका मतलब है कि क्या बात है कि ये बिल्कुल ये जो वेव है, दोनों ही वेव जो चल रही हैं सेम फेज की, जो पार्टिकल जिसपे अगर हम इसको कैसे डिनोट करें, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि दोनों ही जो वेव है हमारी एक साथ चलती चली जा रही है। वेव फेज मतलब सेम फेज, मतलब उस वेव का भी वो जो पार्टिकल होगा सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ही वेव जो हमारी होंगी सेम इस पे उसी से चलेंगी, सेम डिस्टर्बेंस से चलेंगी, और दोनों वेव एक दूसरे पे हमेशा ओवरलैप्ड ही रहेंगी शुरुआत से ही। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगी तब तो भैया यहाँ पे तो कोई ओवरलैप होने की जरूरत, वो यहाँ पे तो कोई पॉइंट मिलना ही नहीं वाला, क्योंकि दोनों वेव तो एक साथ ही साथ चल रही है ना, एक के ऊपर एक ही। समझ रहे ना आप बात को, किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ। एक के ऊपर एक वेव अगर चलेगी, दोनों वेव एक साथ ही चलेंगी, अगर सेम फेज में चलेंगी, एक साथ चलेंगी, तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होने नहीं वाली, वहाँ पे कोई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका नहीं लग सकता है। कब लगेगा, तो मानते हैं कि 2 वेव हमारी एक साथ चल रही है, ठीक है, ये चल रही है, मान लेते हैं कि ये एक पल्स है, तो दूसरा पल्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, समझते हैं, ये कुछ इस तरीके से, मतलब सेम फेज में नहीं होने वाला, कोई डिफरेंस आएगा फेज में, फेज नहीं कभी सेम होगा। इसको आगे समझेंगे जब करेंगे यहाँ पे डेरिवेशन, तब समझ में आएगा कि कैसे फेज अलग है कब नहीं है, ठीक है। फेज वाला हम थोड़ा छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी जो हमें जनरल समझना है, मान लेते हैं कि जब अभी हमने अपोजिट वाला पढ़ा ना कि इक्वल, अभी जो हमने माना है कि दोनों ही वेव्स की क्या है, जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। जैसे मानते हैं, जैसे ये जो हमारी वेव गई थी और फिर जो इधर से जो पल्स लौटी थी, क्योंकि भाई एक ही सोर्स से निकली हुई चीज़ें, एम्पलीट्यूड तो आपकी यहाँ पे अभी हमने सेम मानी, ऐसा है नहीं कि सेम हमेशा होगी। एक चीज़ जो है वो हमेशा सेम होने वाली है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज सेम
इन सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं सेम होने वाली तब आपका इंटरफ्रेंस या फिर सुपरपोजिशन कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब पता है ना कि सेम स्पीड आपकी होगी, वेव स्पीड आपकी सेम होगी, सब कुछ सेम हो जाएगा, तभी तो आखिर आके वहाँ पे एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, वरना तो सुपरपोजिशन होने नहीं वाला। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी सेम हो भी सकती है। सेम होना कोई ऐसी कंपलसरी नहीं है, सेम होगी भी, नहीं भी होगी। यहाँ पे हम मान रहे हैं आइडेंटिकल वेव है, आइडेंटिकल वेव। ठीक है, यानी दोनों की एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक, सेम एम्पलीट्यूड है। मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और ये भी 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब वाई नेट अगर हम निकालें यहाँ पे, ठीक है, वाई नेट क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, ये 10 पॉजिटिव में है तो यहाँ पे +10 लिखेंगे ना, सेंटीमीटर बाद में आप समझ लीजिएगा, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, फिर आप प्लस लगाएंगे। लेकिन ये जो +10 है ये तो नेगेटिव माइनस में जा रहा है ना, माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे -10 लग जाएगा। और फिर +10 -10 इज इक्वल्स टू 0। अब इस 0 का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या मतलब है जीरो का मतलब है कि भैया कोई वेव बनने ही नहीं वाली आपकी, वो रुकी हुई वेव बनेगी, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा उस पॉइंट पे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस तरीके का कुछ बनेगा। ये स्टैंडिंग वेव हम आगे पढ़ेंगे, उसमें आप समझ में आएगा किस तरीके से स्टैंडिंग वेव बनती है। मतलब ये है कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, किसी भी तरफ वेव आगे नहीं बढ़ेगी उस पॉइंट पे, वहीं की वहीं स्टेबल रहेगी। और एक कंडीशन हम ये भी ले लेते हैं कि दोनों वेव अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, उसे मान लीजिए वाई नेट अगर हमको निकालना, मान लेते हैं कि दोनों ही जो सेंटीमीटर जो वैल्यू थी हमारी, मान लेते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर चल रही होंगी वेव दोनों, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि +10 हमें पता है और फिर +10 हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन एक होगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं, इसे मानते हैं कि ये हमारी वेव है, आगे सेम फेज में सेम एम्पलीट्यूड में चली जा रही है, सेम एम्पलीट्यूड या फिर सेम डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हैं। एम्पलीट्यूड में कोई, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है, +10 +10 दोनों का एम्पलीट्यूड तो यहाँ पे सेम है, ऐसा होगा नहीं कि सेम होगी, यहाँ पे +20 30 कुछ भी हो सकता है, ऐड हो रही हैं। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। उस एक पॉइंट पे जब आके मिलेंगी तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे आपकी 20 का ग्राफ बनेगा, तो 20 डिस्प्लेसमेंट, दुगनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आपको समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट कब, जब दोनों सेम फेज में जाएंगी विथ सेम एम्पलीट्यूड, तो उनकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी वो बिल्कुल डबल आ जाएगी। अगर कुछ अलग आता है तो भी क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, घटने नहीं वाली, कम नहीं होने वाली। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो एक डेरिवेशन है, थोड़ा इंपॉर्टेंस है उसमें, हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं अब, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ये हमारा, आप इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी बोल सकते हैं। किस तरीके से बोलेंगे इसको समझते बाद में, पहले हम समझते हैं हमारे पास दो वेव दी हुई हैं। अच्छा, जो जिन भी लोगों को भी फेज में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि फेज क्या है, अब मैं फिर से आपको बता दूं, फिर वो चीज़ आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ये हमारी मान लेते हैं ग्राफ है। ठीक, कई लोगों को फेज में कंफ्यूजन हो रही है कि सर कैसे फेज नहीं सेम होगा, क्योंकि फेज अगर सेम होता है और फिर क्यों नहीं होगा ये भी समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है, आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक, ये हमें पता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है, ये होता है आपका π/2, ये होती है पाई। ठीक है, यहाँ तक आप अभी समझिए। अच्छा, दूसरी वेव जिसका फेज सेम, पहले हम समझ लें सेम फेज होता क्या है। सेम फेज ये होता है, मान लेते π/2 पे अगर इसकी पोजीशन एक पार्टिकल की है तो दूसरी पोजीशन यहाँ पे जिस पार्टिकल की सेम होगी, ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों ही पार्टिकल की सेम हो जाती है। ठीक, इसको हम कहते हैं फेज सेम होना। वो तो एक ही वेव में जो दो फेज बनती है। अब हम मानते हैं कि दोनों फेज, दो वेव हमारी आ रही है, दोनों का क्या फेज सेम है। फेज सेम है, इसका मतलब सर कि यहाँ पे जो दूसरी वेव है उसका 0 भी वही होगा,
उसका जो पाई है इस वेव का वो भी उस वेव का पाई होगा, यानी सभी जो पूरी क्रिएशन होगी वेव की वो बिल्कुल सेम उसी वे में चलेगी जिस वे में ये फर्स्ट वेव हमारी आगे चल रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? ये हमारी फर्स्ट वेव है, हम सेकंड वेव बनाते हैं। सेकंड वेव का फेज सेम, यानी जिस जीरो से वो उसकी शुरुआत हो रही होगी उसी जीरो से उस वेव की भी शुरुआत हो रही होगी। डॉटेड लाइन से इसको हम क्रिएट करते हैं, डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये भी हमारी वेव है, इस पर हम दिखा नहीं सकते सही से, इसीलिए बनाना डॉटेड लाइन से करते हैं। ये हमारी सेकंड वेव है। ठीक है, डॉटेड लाइन जो है ये हमारी सेकंड वेव है। ठीक, दो वेव आपको दिख रही है यहाँ पे, सेम फेज है, जीरो से उसकी भी शुरुआत, जीरो से उसकी भी शुरुआत, तभी तो भाई सेम फेज हो सकता है। अच्छा आप बताइए, जब दोनों की सेम फेज, दोनों एक ही साथ चल रही हैं, तो वो जिस भी पॉइंट पे मिलेंगी तो एक साथ ही तो चलती चली जाएंगी। आपको दिख रहा है ना अंतर? तो फिर ऐसी जगह पे आपको कोई नेट डिस्प्लेसमेंट दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं। वो साथ साथ पहले से ही चलती चली जा रही हैं और फिर आगे भी साथ ही चलती चली जाएंगी। इसमें आपको ये नहीं पता चल पाएगा, ये तो आपको पता ही है ना कि आगे चलती चली जाएंगी, फिर आप क्यों वाई नेट निकालने जाओगे? और क्या बताओगे आप वाई नेट निकाल के? क्या बताओगे आप? ये बताओगे कि किस तरफ जाएगी, तो हमें पता ही साथ साथ चल रही हैं दोनों वेव, उनका फेज सेम है, सेम तरीके से ही आगे बढ़ती चली जाएंगी। इनका तो कहीं मिलना भी नहीं होगा क्योंकि पहले से मिली हुई हैं, सेम फेज में है, इसलिए हम इनका वाई नेट नहीं निकाल सकते। इसलिए सुपरपोजिशन में इसका कोई काम नहीं होता है। अगर फेज सेम है तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव इसमें फॉलो नहीं होती। अच्छा फेज सेम भी होती है तो क्या होगा? मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कोई कंडीशन हमारी माइनर सी आ जाती है, बहुत माइनर सी, कि सेम फेज निकल आता है, तब क्या होगा सर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं थोड़ा इंपॉर्टेंस है, इसमें आपको मैं समझा दूंगा कि क्यों, अगर मान लेते हैं खुदा न खास्ता सेम फेज आती भी है तो किस तरीके से हम उससे लड़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिर लेक्चर की एक बार फिर से, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है उसकी तरफ चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेव है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने अलग मान लिया, यहाँ पे सही जो अच्छी वेव बनाते हैं उसको समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारी दो वेव है, फेस पल्स बना रहे हैं दो वेव की। ठीक है, फेस सेम नहीं है, पहले मैं बता दूं फेस सेम नहीं है। तो हमने दो इक्वेशन लेके रखी है, दो वेव लेके रखी है, एक y1 वेव है, एक y2 वेव है। अगर आपको दिख रहा है इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ वेव है, इसकी a और इसकी जो a यानी एम्पलीट्यूड है वो सेम मैंने लेके रखी है। ऐसा नहीं कि सेम हो, आप a1 + a2 भी लिख सकते हो, दोनों की एम्पलीट्यूड अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, एम्पलीट्यूड तो हमारी सेम है, इसमें हम मान लिया हमने, लेकिन फेज में डिफरेंस आया। हमने फेज में कहा था फेज सेम नहीं होगी, फेज सेम नहीं होगी, इस वजह से यहाँ kx - ωt, यहाँ पर kx - ωt + फाई है, यानी फेज में थोड़ा चेंज हो रहा है, प्लस फाई का चेंजिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इन पे हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव लगाते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होंगी? y नेट इज इक्वल्स टू y1 + y2, यही तो हमें पता है। अब y1 + y2 को अगर एडिशन हम करते हैं दोनों का तो हमें क्या मिलेगा? एडिशन करते हैं और चीज़ों को कॉमन लेंगे तो मान लेते हैं हमें दोनों में से ए कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ए तो कॉमन मिल रहा है ना, इतना बड़ा सा, अंदर क्या रह गया? साइन kx - ωt। ठीक है, और अंदर प्लस साइन kx - ωt + फाई। यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिख रही है अंदर की, वो साइन c + साइन d दिख रही है। ये पूरा आप d मान सकते हो, ये आप पूरा c मान सकते हो। ठीक है, अब इसको अगर साइन c + साइन d में अगर हम तोड़ दें दोनों इक्वेशन को। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे देखिए kx - ωt, kx - ωt मैंने दोनों जगह लेके रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर प्लस ωt होता तो यहाँ पे निगेटिव चल रही होती, वो तो कंडीशन आपकी आगे बदलती रहती हैं, उसमें आपको नहीं ध्यान देना। हमने यहाँ पे लिया कि दोनों वेव क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन है kx - ωt, kx - ωt सेम है। ठीक है, ये साइन c + साइन d में इसको इक्वेशन को ब्रेक करना है, तो हमें पता है साइन c + साइन d का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ए को हमने फिर से बाहर रखा, 2 साइन kx - ωt, ठीक है, अपॉन 2 प्लस, ये हमें पता है ना कि 2 साइन c + साइन d का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन c + d यानी c + d, और फिर आगे क्या लग जाता है? कॉस और c - d हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं kx - ωt। ठीक है, पूरी इक्वेशन शायद एडजस्ट ना हो पाए, इसलिए नीचे लिख देते हैं माइनस
के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो होगा इक्वेशन, यही तो इतना हुआ, और फिर पूरे का अपॉन 2, ये तो हमें पता है ना, अपॉन 2 पूरा होगा। ठीक, इतना बड़ा इक्वेशन हमारे सामने आ गया। अब थोड़ा सा इसको इजी करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। जब हम कैंसिल आउट करेंगे चीज़ों को तो हमारे पास क्या चीज़ कैंसिल होगी इसको समझते हैं पहले। यहाँ पे हमें दिख क्या रहा है, जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा यहाँ पे देखिए, प्लस के एक्स माइनस के एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा टी और यहाँ माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी, ये दोनों भी कैंसिल, बचे क्या माइनस पाई बाई 2 बचे। ठीक, और पहले इस 2 से इस 2 को भी काट कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, तो आप इस 2 को कैंसिल आउट कर दिए या फिर इस 2 को ही रहने देते हैं, और फिर इसको रहने देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस पूरे क्वेश्चन, क्योंकि 2 इंटू था ना, 2 को बाहर लिख लेते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते हैं, 2 को यहाँ लिखे रहने देते हैं और इस 2 को क्या करते हैं बाहर ले आते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2a, अंदर क्या चीज़ें रह जाएंगी, अब यहाँ पे रह जाएगा साइन, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल आउट होंगी। ठीक है, तो हमारा जो अंदर चीज़ बचेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू कॉस माइनस 5/2, क्योंकि यहाँ पे कॉस माइनस कॉस 5/2 इज इक्वल टू कॉस माइनस 5/2। ठीक है, हमें पता है कि cos माइनस 5/2 की वैल्यू cos 5/2 के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को आगे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बचेगा 2a cos 5/2 और फिर अंदर क्या बचेगा साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। अब इस पूरे को हम a मान ले अगर, ठीक, तो ये हमारा साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये हमारा इस इक्वेशन में बन जाएगा ना, इस ओमेगा सॉरी, ये जो हमारा इक्वेशन एक होता है ना, ये जो हमने अभी पहले इसके पहले ये लेके रखा है, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करिए इस पूरे इक्वेशन से, तो यहाँ पे हमें ए तो मिल गया एम्पलीट्यूड, और ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2, ये तो हमारा फेज ही है, तो हमें पता ही है, यानी सेम इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमारा ये पता चला कि जो हमारा रिजल्टेंट वाई नेट आता है वो भी एक SHM होता है, वो भी एक वेव होती है, एक प्रोग्रेसिव वेव होती है जो आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम आगे लिखते हैं और फिर समझते हैं कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलता है हमें, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी, तो 2a को हम मान लेते हैं कि दोनों अलग अलग एम्पलीट्यूड है फॉर डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे हम भी समझ लेते हैं कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड क्या है। डिफरेंट एम्पलीट्यूड में इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा a1 प्लस a2 cos 5/2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें ये पता करना हो कि चलिए बताइए भैया एम्पलीट्यूड मैक्सिमम किस कंडीशन में होगी, मतलब हमें जो सुपरपोजिशन मिल रही है, यानी एम्पलीट्यूड मीन्स डिस्प्लेसमेंट, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में कहाँ मिलेगी, जब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, ये cos 5/2, क्योंकि यही तो हमें ए की वैल्यू डिफाइन करता है, इन्हीं को तो हम ए बोल सकते हैं, इसको तो हमें मतलब नहीं है इससे तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल नहीं सकते, डिस्प्लेसमेंट हम खाली इन्हीं से निकाल सकते हैं क्योंकि यही तो ए की वैल्यू है। तो इनको मैक्सिमम कब रख सकते हैं, जब cos 5/2 की वैल्यू क्या हो जाए, जो cos 5/2 की वैल्यू 1 हो जाए। अगर 1 हो जाए तो यहाँ पे a1 प्लस a2 की जो वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम होगी। ठीक है, मिनिमम कब होगी, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाए, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे। ठीक, अब हम चलते हैं ए मैक्स निकाल लेते हैं। हम मानते हैं कि एम्पलीट्यूड चलिए आपका सेम ही है दोनों, ठीक है, क्योंकि हम a1 प्लस a2 भी यहाँ पे लगा सकते हैं, आप लगा दीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, हमें इसकी वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है ना। सो cos 5/2 की वैल्यू अगर हमें 1 रखनी है तो फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, फाई की वैल्यू अगर हम 0 यहाँ पे रख दें तो 0.20 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि cos 5/2 की हमें वैल्यू पता है ना। अगर हमें यहाँ पे 1 चाहिए तो यानी इसकी वैल्यू में 0 रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि cos 0 = 1 होता है, यानी फाई की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक, फाई की वैल्यू 0 हो जाए तो हमें, यानी हमारा फाई क्या है, फेज है, यानी अगर फेज सेम हो जाए तो हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगी। किस तरह मिलेगी, अब वही तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाया था, आपसे बताया था कि फेज सेम होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं किस तरीके से। मान लेते हैं हमने एक वेव बनाई,
ठीक, यहाँ पे हमारा पहला वेव चला, ठीक, और सेम फेस की अगर हमें यहाँ पे मान लेते हैं सेकंड वेव भी अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारी सेकंड वेव हो गई जो अंदर डॉटेड लाइन में है, और ये फर्स्ट वेव तो हमारी पता ही कि यही है, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट आता है अगर सेम फेज होता है, हम सेम फेज में अगर पाते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। इसको समझते हैं हम। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये मान लेते हैं 2 है और फिर 2 है इसका ऊपर, यानी कुछ इस तरीके से हमारी वेव बनेगी, ठीक। ये हो गई हमारी रिजल्टेंट वेव, यानी ये क्या हो गई, अगर मान लेते हैं कि ये हमारी ए थी, ठीक, यानी ये जो रेड लाइन में हमने बनाया है ये हमारी क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, यानी एम्पलीट्यूड आप कुछ भी कह लीजिए। वो यहाँ पे 2a के इक्वल है क्योंकि हमने दोनों एम्पलीट्यूड सेम माना है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड अगर हम ऐड कर देंगे तो 2a आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक आपको दिक्कत हुई कि मैंने कहा था भैया सेम फेज अगर होता है, ठीक है, तो क्या होता है, सुपरपोजिशन नहीं लगती है, नहीं लगती ना। तो यहाँ पे ये कैसे हो गया, ये बवाल यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे तो सेम हमने कर ही दी ना। हमने पता किया कि भैया देखिए 0 कर देते हैं तो हमें मैक्सिमम मिलती है। इसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि यहाँ पे हमने पहले से वो वेव सेम फेज में नहीं थी, हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर 2 वेव हमारी चल रही हैं सेम डायरेक्शन में, अगर उनका फेज हम सेम कर दें, है नहीं, पहले से अगर है तो भैया तो कोई डिस्प्लेसमेंट होने ही नहीं वाली। हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू सेट दिस पैटर्न, हम इस पैटर्न को सेट कर रहे हैं, हम इस तरीके से ज्वाइनिंग कर रहे हैं कि इनका फेस क्या हो, सेम हो जाए। पहले से नहीं है सेम, ये गलती आप मत करिएगा कि पहले से सेम है। यहाँ पे पाई ये हो गई आपकी 3π/2, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन रही 2π। तो यहाँ पे ऐसा ना समझिए कि दोनों की जो यहाँ पे जो फेस थी पहले से नहीं, हम इस तरीके से अगर ज्वाइनिंग कर दें, अगर 2 वेव इस तरह से जुड़ जाएं कि इनका फेस सेम हो जाए, तब हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। ये हमारा एक कंडीशन है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको बहुत अच्छा सा प्यारा सा नाम देते हैं हम, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, आप इसको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ही बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं एम्पलीट्यूड मिनिमम हमें कब मिलेगा, ठीक है, इसकी तरफ भी चलते हैं। इसको समझते हैं, एम्पलीट्यूड मिनिमम हमें करना है। अच्छा, वो एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, यानी वो 0 हो जाए वो एम्पलीट्यूड, यही तो होगा ना मिनिमम, तभी तो मिनिमम होगी कंडीशन, नहीं तो मिनिमम होने ही नहीं वाली। यानी जो नेट वाई नेट हो वो क्या हो, 0 के इक्वल हो। अच्छा, वाई नेट 0 के इक्वल कब होगा, वाई नेट नहीं, आप एम्पलीट्यूड यहाँ मान रहे हैं, वाई नेट को आप एक तरीके से नेगलेक्ट कर सकते हैं। आप इस तरह समझिए कि कम से कम आपको जो एम्पलीट्यूड है उसको 0 करना है। अच्छा, एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है, हमने अभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा निकाल के रखा है, 2a cos π/2। यहाँ पे a1 + a2 भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम 0 रख दें और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, तो 0 हो जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। अच्छा, वो 0 कब होगी, जब cos π/2 की वैल्यू 0 होगी। cos π/2 की वैल्यू कब 0 होती है, फाई कब 0 होता है, जब क्या होता है, जब हमारा cos 180 होता है तो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए cos π की वैल्यू क्या होगी, यानी cos π की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, ठीक। यानी जो हमारा फाई है वो क्या हो, पाई के इक्वल हो, और फाई क्या है, हमारा फेज है, यानी यहाँ पे अच्छा अब फेज है, ठीक है, फेज है, पाई फेज है। इसका मतलब ये है कि हमें फेज डिफरेंस रखना है, फेज डिफरेंस रखना है, कैसा फेज डिफरेंस रखना है, फेज डिफरेंस रखना है पाई के डिफरेंस में, पाई से पीछे, पाई का डिफरेंस होना चाहिए। हम समझते हैं पाई का डिफरेंस होगा कैसे, मान लेते हैं इसको, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हमने एक ग्राफ बनाई, ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट वेव, ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट वेव, ये इसके लिए 0, ये इसके लिए पाई, ये इसके लिए 2π, ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट वेव, ठीक है।
ये हमारी अच्छी खासी चलती चली जा रही है। अब हमें जो दूसरी वेव बनानी है इस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि वो पाई पीछे हो। पाई पीछे होने का मतलब क्या है, डिफरेंस उनका। इस थोड़े से हम इसको ग्राफ को थोड़ा और पीछे मोड़ते हैं, पाई का डिफरेंस मानना है। मान लेते हैं कि पाई माइनस पाई यहाँ पे भी हो, वही तो पाई का डिफरेंस होगा। अब यहाँ से उस वेव की हमें शुरुआत करनी है, मतलब समझ में आ रहा है ना। जो दूसरी वेव बनेगी वो यहाँ से बनेगी, मतलब क्लियर है। पाई से पीछे मतलब इस जो फर्स्ट वेव है इसका पाई का डिफरेंस होना चाहिए दूसरे फेस में। तो यहाँ से चलिए वेव हमारी स्टार्ट हो रही है। ये हमारी वेव गई, ठीक, ये कुछ बनी, कुछ ऐसी बनी, कुछ ऐसी बनी, ठीक है। अब आप इसको भूल जाइए, इस वेव को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, आप सिर्फ इतना देखिए, आपको सिर्फ इतना देखना है, समझ रहे ना आप बात को, इतना आपको देखना है, सिर्फ इतना, इसको आप भूल जाइए। तो आपका जो वेव बना कुछ इस तरीके से बना ना, और ये कुछ इस तरीके से बना, मुझे सिर्फ इतने से मतलब है, ठीक। आपको पता क्या है कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, इसकी एम्पलीट्यूड ए है, ठीक। मान लेते हैं a1 + a2 भी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन हमें जो पाई से हमने स्टार्ट किया है, अगर इस इक्वेशन पे हम वैल्यू रख दें a1, ठीक है, प्लस में आप कैंसिल आउट भी माइनस, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गई, निगेटिव में आ गई ना हमारी वेव, दूसरी फेज इसका निगेटिव में आ गया, तो cos π/2, यानी अब ये वैल्यू जब 0 हो गई तो हमारी पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक। ये कंडीशन हमारी 0 हो गई, और इस केस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब, ये अब हम इसको समझते हैं डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव में क्या है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है, यानी वहाँ पे हमारी वेव जो होती है वो आगे चलती है, कंस्ट्रक्ट होती है उस पॉइंट पे। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, वो यहाँ पे वेव लगती है कि चल ही नहीं रही, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाती है ना, 0 हो जाती है। उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है इस कंडीशन में। सो ये जो कंडीशन होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, इसमें हमारा जो ए होता है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब कि वेव हमारी स्टेशनरी रहती है, स्टेशनरी वेव, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेशनरी वेव, ठीक है। ये टीजर है, मैं आगे पढ़ना है इसको, स्टेशनरी वेव को, ये बस एक एग्जांपल की तरह से आप समझिए, स्टेशनरी वेव्स को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ओके। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कैसे मैंने आपको हर चीज़ समझाया है, फेज कब आपको एडजस्ट करना है, किस तरीके से कि आपको उसको डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिले, मिनिमम मिले, वाई नेट क्या है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें आप पढ़नी थी, और लेक्चर नंबर ये 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सुपरपोजिशन हमने पूरी तरीके से कवर किया। अब आगे बढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और उसके साथ स्टेशनरी वेव की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे एट होम, लाइक करिए, कमेंट